नमस्कार, स्वागत है। आज हम जानेंगे नई समीक्षा के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, नई समीक्षा की अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम क्या है? नई समीक्षा। यानी इसका समय काल कौन सा था? 20वीं शताब्दी थी और इसमें आलोचनात्मक आंदोलन है, ये ध्यान में रखें आप। और इसका नाम क्या दिया गया? नई समीक्षा नाम दिया गया, अथवा इसे नई आलोचना यानी न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा गया है। मूलतः इस आलोचनात्मक आंदोलन का उद्भव अगर देखें तो ये आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में जब आलोचक की दृष्टि काव्य कृति की बजाय कृतिकार पर अत्यधिक केंद्रित होने लगी, तब इस रोमांटिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटने लगा। यानी ये इसका अगर मूल कारण हम माने इस क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, तो यहाँ पर मूल कारण क्या था कि जो आलोचक है, कृति की आलोचना करने वाला है, उसका ध्यान काव्य कृति की बजाय किस पर था? कृतिकार पर, यानी उसको लिखने वाले पर ध्यान ज्यादा केंद्रित होने लगा। तब उसी दृष्टिकोण के विरुद्ध ये स्वर फूटने लगा, यानी नई समीक्षा का आरंभ होने लगा। वहां ऐसे विद्रोही आलोचकों का ऐसा वर्ग उठ खड़ा हुआ जिसने कृतिकार का निषेध कर अपनी समीक्षा का केंद्र कलाकृति या रचना को बनाने का आग्रह किया। यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कृतिकार को केंद्र में ना रखें, जबकि उस समय क्या हो रहा था कि कृतिकार को केंद्र में रखा जा रहा था। लेकिन ये विद्रोही स्वर किस लिए उठा कि कृतिकार को केंद्र में ना रखे, यानी रचनाकार को केंद्र में ना रखकर अपने रचना किसको केंद्र में रखे कि समीक्षा करने का जो केंद्र है या जो आलोचक समीक्षा कर रहा है, उसका केंद्र क्या होना चाहिए? कलाकृति या रचना होनी चाहिए। इस वर्ग के आलोचकों के मतानुसार समीक्षा की सार्थकता कृति के केंद्र के आलोकन में ही निहित है। यानी आलोचक का कार्य तभी सिद्ध होगा जब उसके आलोचना के केंद्र में क्या होगी? उसकी रचना होगी। किसकी? किसी भी रचनाकार की रचना उसके केंद्र में है। रचनाकार को केंद्र में ना रखें और किसको रखें? उसकी रचना को केंद्र में रखें। यही आलोचक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फलस्वरूप इस वर्ग के आलोचक रचना यानी कलाकृति को एक अखंड इकाई मानकर समीक्षा कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इन्होंने इस धारणा पर भी पर्याप्त बल दिया कि कलाकृति के कथ्य यानी जो उसमें कंटेंट है तथा उसका जो रूप है, उसकी जो फॉर्म है, उसको खंड खंड यानी अलग अलग करके देखते ही उसका समग्र यानी संपूर्ण सौंदर्य पर जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। यानी जो कलाकृति है उसके टुकड़े टुकड़े ना करें, उसके अलग अलग खंड ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो उस रचना की जो मूल सौंदर्य भाव है वो खत्म हो जाएगा। अतः किसी भी रचना का विवेचन विश्लेषण उसकी समग्रता या संपूर्णता में ही करना चाहिए। अब देखिए, आपको यही मूल भाव यहाँ पर ध्यान रखना है कि नई समीक्षा की शुरुआत किस लिए हुई? क्योंकि ये वो समय था जब आलोचना साहित्य पर बल दिया जा रहा था या आलोचना साहित्य का विकास हो रहा था। लेकिन जो आलोचक है वो क्या कर रहे थे? वो रचनाकार पर अपना ध्यान रख रहे थे कि जो रचनाकार है वो किस प्रकार की रचना कर रहा है। यानी केंद्र में कौन था? रचनाकार था। लेकिन इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि केंद्र में रचनाकार ना होकर उसकी रचना पर बल दिया जाए, यानी उसकी रचना यहाँ पर महत्वपूर्ण उन्होंने मानी है। तो आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी है। यानी नई समीक्षा यानी समीक्षा करने का एक नया तरीका, आलोचना का एक नया तरीका। किसको? आलोचक को एक नए तरीके से आलोचना करनी चाहिए, कृतिकार की बजाय कृति पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्र में रखे। आगे अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो पश्चिम में रचना या कृति की इस समीक्षा पद्धति को नई समीक्षा का नाम दिया गया। इस
शब्द बंद का सर्वप्रथम प्रयोग अगर देखें तो कहां पर हुआ? कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर थे जिनका नाम क्या था? जे.ई. स्पिनगार्ड था। इन्होंने 1910 ईस्वी में द न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक अपने लेख में किया था। यानी इसका सबसे पहले प्रयोग कहां पर? कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ। और किसके द्वारा किया गया? जे.ई. स्पिनगार्ड के द्वारा किया गया। समय काल क्या था? 1910 ईस्वी। और इनका लेख का अगर नाम देखें क्या था? द न्यू क्रिटिसिज्म, जिसे हिंदी में हम कहेंगे नई समीक्षा। यहाँ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या जिस अर्थ में उन्होंने इस शब्दबंद का प्रयोग किया था उसी अर्थ में ये जो शब्दबंद है नई समीक्षा नामक आंदोलन में भी विकसित हुआ? तो इसका उत्तर भी स्पिनगार की दृष्टि में ही मिल जाता है जब वे कहते हैं कि नई समीक्षा को कलाकृति के प्रतिपाद्य विषय तक ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कलाकृति का उद्देश्य क्या है? प्रतिपाद्य से अभिप्राय क्या है कि मुख्य विषय उद्देश्य क्या है, उसे सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों के पचड़े में क्या लाभ है। यानी सामाजिक कारण क्या रहे, इसके ऐतिहासिक कारण क्या रहे, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। वो क्या ध्यान में रखे कि नई समीक्षा में जो समीक्षक है उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो रचना है उसके लेखन का या उसके विषय, उसमें जिस विषय को लिया गया है उस विषय को किस उद्देश्य से लिया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि स्वयं जो स्पिनगार्ड है वो कलाकृति को ऐतिहासिक अध्ययन के दबाव और सामाजिक विज्ञान से मुक्त रखने के पक्षधर रहे हैं, किंतु नई समीक्षा को एक पद्धति विशेष के रूप में अपनाने की शुरुआत जॉन क्रो रैनसम की पुस्तक से होती है। रैनसम की इस पुस्तक का नाम था द न्यू क्रिटिसिज्म, जिसका प्रकाशन न्यू डायरेक्शन न्यूयॉर्क से हुआ और 1941 ईस्वी में। रैनसम का समयकाल जो माना जाता है 1889 से लेकर 1974 तक का माना जाता है। तो नई समीक्षा के उन नायकों में ये सबसे आगे माने गए। इन्होंने ही एलन टेट के साथ मिलकर 1922 ईस्वी में द फ्यूजिटिव पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें प्रथम बार यानी पहली बार नई समीक्षा की प्रवृत्तियों के संकल्प बीज उभरकर सामने आए। यानी उसकी क्या मूल विशेषताएं हैं। हालांकि ये पत्रिका 3 वर्ष ही चली और रैनसम को कैनियन रिव्यू जैसी पत्रिका की स्थापना करनी पड़ी। यह पत्रिका 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई और काफी चर्चा में भी रही। रैनसम की पुस्तक द कीनियन क्रिटिसिज्म, जिसका समयकाल 1951 है, इसी पत्रिका के लेखों का संग्रह माना जाता है। यानी पत्रिका कब शुरू हुई? 1939 में। और संग्रह के रूप में इसको प्रकाशित कब किया गया? किस नाम से? द कीनियन क्रिटिसिज्म के नाम से किया गया। यानी जो इस पत्रिका में लेख लिखे थे उन्हीं को संग्रहित किया गया द कीनियन क्रिटिसिज्म में। तो यहाँ पर आपको जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है वो आपको, अगर आप इन बातों को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ईस्वी सन दिए हैं, नाम दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर इसे करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पर जो प्रमुख नाम आया विशेष जो पद्धति के क्षेत्र में अगर देखें तो वो नाम किसका है? रैनसम का नाम है। यानी रैनसम की पुस्तक का नाम यहाँ पर क्या है? द न्यू क्रिटिसिज्म है। ये आपको ध्यान में। इसका प्रकाशन कब हुआ? रैनसम की इस पुस्तक के अगर बात करें तो न्यूयॉर्क से हुआ और 1941 ईस्वी में। उसके बाद किसके साथ मिलकर इन्होंने एक नई कृति की रचना की? वो है एलन टेट के साथ मिलकर 1922 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था? द फ्यूजिटिव। और प्रथम बार इसमें नई समीक्षा की प्रवृत्तियों के जो संकल्प बीज है, यानी उसकी मूल जो भावना है वो उभरकर सामने आई है। इसके बाद इन्होंने एक नई पत्रिका की शुरुआत की, कैनियन रिव्यू। ये पत्रिका 1939 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई और काफी चर्चा में भी रही। इसके बाद इन्हीं पत्रिका में प्रकाशित जो लेख थे उनको 1951 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, यानी संग्रह के रूप में इसको प्रकाशित किया गया। आलोचना के क्षेत्र में रैनसम जिन 2 समीक्षात्मक कृतियों के कारण ज्यादा चर्चा में आए उनका नाम क्या है? द बिलर्स बॉडी 1938 ईस्वी में और द न्यू क्रिटिसिज्म, जिसका समय काल क्या है? 1941 ईस्वी में। द वलर्स बॉडी का लक्ष्य है काव्य सिद्धांत का निरूपण और कविता की आलोचना के लिए नया मार्ग निर्मित करना था। यानी किसके लिए? जो काव्य के सिद्धांत है
उनका निरूपण करना और कविता की आलोचना के लिए क्या करना, एक नया मार्ग निर्मित करना। यानी ये दो मूल उद्देश्य थे। रैनसम के आधारभूत सिद्धांत शब्द विधान यानी टेक्सचर का रूप भी इसी के भीतर से उभरा, और ये धारणा भी कि अर्थ विधान और शब्द विधान यानी स्ट्रक्चर और टेक्सचर के संगठन से ही कविता निर्मित होती है। यानी कविता को बनाने के लिए इन दोनों का अर्थ विधान और शब्द विधान दोनों को संतुलित रूप से संगठित करना ही काव्य कहलाता है। रैनसम ने अपनी दूसरी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म में समकालीन 4 महत्वपूर्ण आलोचकों के अध्ययन के उपरांत तत्व मीमांसीय आलोचक अगर बात करें ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिक की महत्व प्रतिष्ठा की। यानी ये जो आलोचकों के अध्ययन है उसके बाद इन्होंने अपने विचार इसमें दिए। इन 4 लेखकों के नाम की अगर बात करें तो ये कौन कौन थे, ये थे आई रिचर्ड्स, ये साइकोलॉजिकल क्रिटिक इनकी रचना है, टी.एस. इलियट द हिस्टोरिकल क्रिटिक इनकी रचना है, और इवोर विटर्स द लॉजिकल क्रिटिक तथा वांटेड ए ऑटोलॉजिकल क्रिटिक ये इनकी रचना है। प्रथम लेख ने रैनसम में आई रिचर्ड्स को नई समीक्षा का जनक मानते हुए उनकी समीक्षा पद्धति का वैशिष्ट्य निरूपित किया, यानी उसकी विशेषताओं को इन्होंने प्रतिपादित किया। टी.एस. इलियट को ऐतिहासिक समीक्षक नाम इसलिए दिया कि वे कविता को परंपरा के संदर्भ में देखते हैं। यानी कविता किस संदर्भ में है, परंपरा के संदर्भ में काव्य की रचना यहाँ पर हो रही थी। तो ये बातें आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि जो रैनसम है वो किन से प्रभावित थे, या इनकी जो पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म है उसमें किन का अध्ययन इन्होंने किया है, किस पर अधिक ध्यान दिया, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसमें क्या है, एक तो आई रिचर्ड्स जिनसे ये प्रभावित थे, दूसरा क्या है टी.एस. इलियट, तीसरे इवोर विटर्स और वांटेड। इनको आप यहाँ पर इन नामों को जरूर ध्यान में रखें। इवोर विटर्स को उन्होंने नैतिकता के बोझ से लड़खड़ाते गद्य का समीक्षक कहा, जिसके वश की बात ही नहीं है कि वह कविता के पाठ का विश्लेषण कर सके। चौथे लेख में रैनसम ने कविता को तत्वमीमांसीय यानी ऑन्टोलॉजिकल माना और कहा कि विज्ञान से निरपेक्ष कविता की स्वतंत्र सत्ता है। कविता का उद्देश्य या ध्येय क्या है, उस अपूर्व जगत की खोज करना जो दृश्यमान संसार की तुलना में ज्यादा सघन और एकदम अगम्य है। ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ रैनसम कविता पर विचार केंद्रित करते हैं, कवि पर नहीं करते। और नई समीक्षा का आरंभ किस समीक्षक से किस समय हुआ, ये बात निश्चित तौर पर कहना काफी मुश्किल है, किंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नई समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियां एलियट और रिचर्ड्स की कृतियों में मिलने लगती है। F.R. लीविस ने अपनी पुस्तक रेवोल्यूशंस 1936 इसका समयकाल है, इसमें इन्होंने कहा है कि वे उस दृष्टिकोण को सामने ला रहे थे जिसकी नींव एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स ने रख दी। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये किसने कहा, F.R. लीविस ने ये बात कही है। और यहाँ पर भी जो रैनसम है वो किस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कविता पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कवि पर नहीं कर रहे। यही नई समीक्षा का मुख्य विचार भी है। अब अगर बात करें कि क्या इसको जो नामकरण दिया गया है ये इसके लिए उपयुक्त है या नहीं है, इस प्रश्न को देखें तो इस नए आंदोलन के लिए न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा उपयुक्त है या नहीं। अधिकांश नए आलोचकों के मत का ये सार यह है कि आलोचना के इस आंदोलन के लिए न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा न तो ही उपयुक्त है ना ही ये अर्थपूर्ण है, यानी ज्यादातर लोग इसके पक्षधर नहीं है। इसका प्रधान कारण यह है कि सभी नए आलोचकों की न तो आलोचनात्मक प्रवृत्तियां एक जैसी है, न ही उनकी धारणाएं और आस्थाएं एक जैसी है, यानी उनके विचार समान नहीं है। इनमें तीव्र मतभेद साफ दिखाई देता है। ये भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि नई समीक्षा ने किन्हीं नए सिद्धांतों अथवा विचारों का प्रतिपादन किया है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि इन नए आलोचकों ने सभी परंपरागत ऐतिहासिक आलोचना पद्धतियों को अस्वीकार किया है तथा कृतिकार को केंद्र से हटाकर कृति या कलाकार को विवेचन विश्लेषण के केंद्र में
स्थापित किया है। यानी किसको किया है? यानी कृति या कलाकृति को। यहाँ पर क्या है? कृति यानी रचना या कलाकृति जो रचनाकार की द्वारा निर्मित है। इतना ही नहीं, कृति के शब्द विधान यानी उसका जो टेक्सचर है उस पर नए ढंग की प्रविधि या तकनीकी दृष्टि से इन्होंने विचार किया है। यानी यहाँ पर जो विचार हो रहा है वो कृतिकार को केंद्र में रखकर नहीं हो रहा, बल्कि उसकी रचना को केंद्र में रखकर किया जा रहा। बहुत से विद्वानों ने न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा में अर्थगत अनिश्चय, संदर्भगत भटकाव और अतिव्याप्ति की शिकायत मुखर मौन दोनों रूपों में की। यानी कुछ ने चुप रहकर और कुछ ने अपनी आवाज उठाकर, दोनों रूपों में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की। इन विद्वानों ने न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा के स्थान पर सौंदर्यपरक रूपवाद यानी एस्थेटिक फॉर्मेलिज्म या फिर विश्लेषणात्मक आलोचना एनालिटिकल क्रिटिसिज्म जैसी संज्ञा को ज्यादा उपयुक्त माना। क्लिंट ब्रूक्स का कथन है कि रैनसम ने आधुनिक अथवा समसामयिक आलोचना को यह सरल, सीधा और तटस्थ नाम दे दिया है। इसीलिए क्लिंट ब्रूक्स ने न्यू क्रिटिसिज्म नाम को क्या कहा? अर्थहीन घोषित किया है। तो ये आप ध्यान में रखें कि इसको अर्थहीन घोषित किसने किया? क्लिंट ब्रूक्स ने किया है। नई समीक्षा पर कवि आलोचक कोलरिज का दबाव मानकर प्रोफेसर R.S. क्रेन ने ज्यादातर नए समीक्षकों को कोलरिजियन नाम दिया है। यानी इसी के प्रभाव में सभी समीक्षक हैं। यह आवाज भी खुलकर उठी है कि न्यू क्रिटिसिज्म एक तरह का रूपवाद यानी नियो फॉर्मलिज्म है, किंतु इस आवाज का खंडन यह कहकर कर दिया गया कि नई समीक्षा मात्र रूपवाद या सौंदर्यपरक रूपवाद नहीं है। रूपवाद की कुछ भाषावादी धारणाओं से मेल खाने पर भी सबसे अलग ढंग की आलोचनात्मक प्रवृत्ति है। यानी ये लगता है कि सबके साथ मिली जुली है, लेकिन ये मानते हैं कि इसमें कुछ अलग ढंग है। न्यू क्रिटिसिज्म संज्ञा की अर्थगत अनिश्चितता पर T.S. एलियट का ध्यान गया और उन्होंने अपने निबंध क्या नाम क्या था? आलोचना के सीमांत, दी फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, समयकाल 1956 में ये लिखा गया। इसमें इन्होंने लिखा कि लोग नई समीक्षा शब्द का प्रयोग अक्सर यह समझे बिना करते हैं कि इस शब्द में कितनी अर्थगत विविधता का समावेश है, परंतु इसका प्रचलन इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि इस युग में नामी ग्रामी आलोचकों में परस्पर कितनी भिन्नता क्यों न हो, वे सभी अपने से पहले की पीढ़ी के आलोचकों से किसी न किसी महत्वपूर्ण बात में भिन्नता रखते हैं। ये किसके विचार हैं? ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ पर T.S. एलियट ने अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए हैं। इस तरह की शंकाओं और विवादों के उठने पर भी आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म शब्द ही इस व्यापक आलोचनात्मक आंदोलन के रूप में रूढ़ हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया, पक गया, इसी नाम का प्रयोग होने लगा। तो क्या इसका नामकरण सही है या नहीं है, इस बात पर हमने यहाँ पर जाना। यानी बहुत से जो उस समय के विद्वान आलोचक थे वो कुछ एक थे जो इसका खंडन करते थे और कुछ एक थे, यानी खंडन के भी दोनों ही रूप ने, किसी ने मुखर आवाज उठाई, मुखर होकर किया, और किसी ने मौन रहकर इसका विरोध किया। लेकिन यहाँ पर T.S. जो एलियट है वो भी ये कहते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म या जो नई समीक्षा है ये केवल एक छोटा शब्द मात्र नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे विचार शामिल है, विविधता का समावेश इसमें है। जो वर्तमान समय के आलोचक हैं वो किसी न किसी रूप में अपने से पहले के जो आलोचक हैं उनसे थोड़ी भिन्नता रखते हैं। तो यहाँ पर एलियट इसके पक्षधर रहे और जो विचार उस समय चल रहे थे उन बातों को ध्यान में रखते हुए इसका यही नाम रूढ़ हो गया। अब बात करते हैं कि नई समीक्षा के प्रमुख स्रोत क्या हैं। देखिए, 20वीं शताब्दी में आंग्ल अमेरिकी आलोचना ने ऐसा विद्रोही तेवर अपनाया कि इस युग को साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग घोषित किया गया। यानी साहित्य में क्रांति किस युग में हुई थी, तो वो इसी समय काल में हुई थी। नई समीक्षा ने एक ओर तो उस स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध बगावत की जो कृतिकार को केंद्र में रखकर
भावावेग के सहज उच्छलन को महत्व देता था। यानी उस किसकी बगावत की, जो कृतिकार को केंद्र में रखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। पहला तो ये, और ये दृष्टिकोण कैसा था? स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण था, स्वतंत्र दृष्टिकोण का, जिसके विरुद्ध नई समीक्षा के जो समीक्षक थे वो सामने आए। दूसरी ओर देखें तो कलावाद और सौंदर्यवाद, जिसमें कला को निरपेक्ष सत्ता प्राप्त थी, उसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो साहित्य में बाहरी विचारधाराओं के प्रभाव से दो अत्यंत शक्तिशाली दृष्टियां यहाँ पर सक्रिय हुई। पहली तो क्या है? वो है मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से पोषित मूल्य दृष्टि। हम जानते हैं कि मार्क्स का जो मार्क्सवाद है वो समाजवाद से जुड़ा हुआ है, यानी वो समाजवादी विचारधारा है, उससे जो पोषित मूल्य दृष्टि सामने आई थी। दूसरा क्या था? इस समय किसका प्रभाव ज्यादा था? वो था फ्राइड का प्रभाव। तो मनोविश्लेषणवादी प्रभाव से प्रेरित अवचेतन सिद्धांती विचार पद्धति भी यहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली रूप में सामने आई। मार्क्स और फ्राइड ने प्रभावित इन दोनों आलोचनात्मक पद्धतियों का बल कर्ता और भोक्ता पर ही था। यानी इन पद्धतियों का जो बल है वो कर्ता और उसको भोगने वाले पर ही था। इन दोनों के विरोध में खड़े नए आलोचक कलाकृति के पाठ विश्लेषण की अनिवार्यता को रेखांकित कर रहे थे। यानी किस पर ध्यान दे रहे थे? कलाकृति पर ध्यान दे रहे थे। इधर ब्लूम्सबरी स्कूल के आलोचक E.M. फास्टर, लिटन स्ट्रेची, रोजर फ्राइड, क्लाइव बेल आदि प्रबल आवेगों से युक्त कृतिकार की अपेक्षा कलाकृति के रूप को महत्वपूर्ण मान रहे थे। यानी यहाँ पर जो दो शक्तिशाली दृष्टिकोण थे वो सामने आ रहे थे। एक तो जो मार्क्सवादी विचारधारा थी और दूसरा जो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा थी। लेकिन कुछ जो आलोचक थे वो यहाँ पर कलाकृति पर अधिक बल दे रहे थे, जबकि ये जो विचारधाराएं हैं इनमें जो आलोचनात्मक पद्धतियां हैं उसमें किस पर बल था? कर्ता और भोक्ता पर अधिक बल था। इन सभी का कुछ कुछ विरोध कलावादी सौंदर्यवादी चिंतकों से था, पर स्वच्छंदतावादियों से इनका सीधा विरोध था। विद्वानों का विचार है कि नई समीक्षा 1920 के आसपास इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, यानी इंग्लैंड में फूटकर 1930 ईस्वी में अमेरिका में तथा इंग्लैंड में पनपने लगी। इस समीक्षा के बीज संवेद्य और रूप तत्वों की अखंडता विषयक अवधारणा के रूप में अरस्तु में ही मौजूद थे। यानी कहां से? अरस्तु से ही विचार पनपने लगी। लेकिन इन बीजों के अंकुरित पल्वित होने में फ्रांसीसी बिंबवादियों, प्रतीकवादियों, मैथ्यू आर्नोल्ड, एजरा पाउंड आदि ने अपने ढंग से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी इस समीक्षा पद्धति के बीज तो अरस्तु के समय काल से ही हमें मिलते हैं, लेकिन बाद में इसको पल्वित पुष्पित करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए जो फ्रांसीसी बिंबवादी है, प्रतीकवादी हैं, इनके साथ साथ जो मैथ्यू आर्नल्ड है, एजरा पाउंड है, इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दिशा में अविस्मरणीय भूमिका अदा करने के लिए S.T. कॉलरिज, T.E. ह्यूम, J. स्पिनगार्ड, T.S. एलियट तथा I.A. रिचर्ड्स का महत्व विशेष रूप से है। कॉलरिज, जिनका समयकाल 1772 से 1834 है, इनकी बायोग्राफिया लिटरेरिया को आधुनिक आलोचना की बाइबल कहा है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि कोलरिज की रचना कौन सी है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। उसको क्या कहा है? आधुनिक आलोचना का बाइबल कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात, आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि उसमें वर्तमान समीक्षा के मूल्यवान संकेत मिलते हैं। यानी जो वर्तमान समीक्षा पद्धति चल रही थी उसके मूल्यवान संकेत इस रचना में मिलते हैं। I.A. रिचर्ड्स तथा एलन टेट दोनों स्वच्छंदतावाद का विरोध करते हैं और इन्होंने इसका विरोध करते हुए कॉलरिज की बायोग्राफिया के प्रति आदर भाव से ये आकृष्ट है, यानी उसके प्रति आदर का भाव है। वर्तमान समीक्षा पर कॉलरिज के इस प्रभाव को देखकर S.N. ग्रेबस्टाइन ने पर्सपेक्टिव इन कॉन्टेम्पोरेरी क्रिटिसिज्म नामक अपने समीक्षात्मक कृति में कहा है कि नई समीक्षा की पद्धति पर तो कॉलरिज की विचारधारा की अमिट छाप है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत में माना कि कल्पना ही वह तत्व है जो दो विरोधी गुणों के बीच सामंजस्य यानी संतुलन स्थापित करता है। सामान्य
विशेष, नए पुराने, सम विषम जैसे विरोधी विपरीतों के बीच सामंजस्य स्थापना का कार्य कल्पना ही करती है। यानी तालमेल बिठाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? कल्पना के द्वारा। कहना न हो गया कि कोलरिज की इसी विचार से प्रेरित संकेत जो ग्रहण करते हुए अनेक समीक्षकों ने अपने अपने अलग समीक्षा प्रतिमान निर्मित करने लगे। कोलरिज को महत्व देते हुए यहां तक माना कि रैनसम की सिद्धांत दृष्टि पर गहरा प्रभाव यदि किसी का है तो वो किसका है? कोलरिज का ही है। साथ ही यह भी कहा गया कि कल्पना सिद्धांत में कविता को एक अखंड इकाई यानी जीवधारी की तरह जीवित आवयविक सत्ता माना है। यानी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अखंड इकाई है और इस दृष्टि को नई समीक्षा स्वीकार करती है। नया आलोचक काव्य भाषा की जिस विचार संवाद मुद्रा को ग्रहण किए हुए है वह प्रदेय भी कोलरिज का ही है। यानी किसके द्वारा दिया गया है? कोलरिज के द्वारा ही वो विचार दिया गया है। नई समीक्षा के एक स्रोत के रूप में J.E. स्पिनगार्न का महत्व तो है ही, T.S. ह्यूम को भी बुलाना असंभव है। ह्यूम ने अपने निबंधों में स्वच्छंदतावाद की हंसने हिनहिनाने और रोने बिलखने की जो प्रवृत्ति है उस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कविता के भावोवेग विहीन तथा ठोस बिंबों के निर्माण के लिए जोरदार तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हमें रोमानी परंपरा से मुक्त होकर किसी नूतन परंपरा यानी नवीन परंपरा को खोजकर अपना लेना चाहिए। ह्यूम का यही विद्रोही स्वर नई समीक्षा में निरंतर गूंजता हुआ मिलता है। यह कहना अनुचित न होगा कि T.S. एलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत का आधार ह्यूम के निबंधों में दिखाई दे जाता है, जबकि सच्चे अर्थों में नई समीक्षा का जन्म T.S. एलियट के चिंतन से ही होता है। कुछ विद्वानों ने तो एलियट को ही नई समीक्षा का जनक भी स्वीकार किया है। एलियट की समीक्षात्मक कृतियों में नई समीक्षा की दृष्टि से एज़रा पांड, हिज मैट्रिक एंड पोइट्री, द सीक्रेट वुड एसेज on poetry and criticism, homage to John Dryden, 3 essays on poetry in the 17th century, Dante, select essays, the music of poetry, White as classic, on poetry, Milton, the 3 vices of poetry, the frontier of criticism आदि नामों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखें, ये बात आपको यहाँ मूलतः क्या ध्यान में रखनी है कि J.E. स्पिनगार्न जो है, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया और इस पर प्रभाव किसका माना गया? T.A. ह्यूम का प्रभाव माना गया। जो T.A. ह्यूम है, इन्होंने स्वच्छंदतावाद का विरोध किया। कौन से? हंसने हंसाने, रोने बिलखने, यानी इस प्रकार के जो भाव हैं वो शामिल नहीं होने चाहिए। इस बात पर इन्होंने बल दिया और इसके साथ साथ जो एलियट है इन पर भी अगर देखें तो इसी बात को इन्होंने महत्व दिया है। कौन से सिद्धांत के माध्यम से? अपने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के आधार पर। और इसका इन सिद्धांतों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? ह्यूम के निबंधों में भी यही बात देखी जा सकती है। नई समीक्षा को दिशा एवं दृष्टि देने के विचार से ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का नाम विशेष महत्व रखता है। इसी निबंध में निर्व्यक्तिक सिद्धांत की स्थापना में कविता और कवि के अंतर को स्पष्टता से सामने रख दिया गया। इस निबंध में लगभग सभी नए समीक्षकों को किसी न किसी स्तर पर प्रभावित किया। एलन टेट पर तो इस निबंध का जादू सिर चढ़कर बोला। भले ही दबे कंठ से ही सही, एलियट ने कहा कि एक सिद्ध कवि की कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष एकाकार हो जाते हैं, अर्थात कविता एक अखंड इकाई है जिसके काव्य सौंदर्य पर समग्रता में विचार होना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्यादातर नए समीक्षकों ने काव्य भाषा, बिंब, प्रतीक, रूपक, लय और संगीत के आधार पर जिन कविताओं का पाठ विश्लेषण किया, उस विश्लेषण पद्धति पर किसका प्रभाव है? एलियट का प्रभाव देखा जा सकता है। सच तो यह है कि एलन टेट, क्लिंट ब्रुक्स, F.R. लिविस, ब्लैकमर, एम्पसन आदि परंपरा के प्रति जिस ढंग से अपना रुझान व्यक्त करते हैं, उस पर
एलियट की पूरी छाया और छाप देखी जा सकती है। स्वयं जेसी रैनसम ने द न्यू क्रिटिसिज्म में कृतज्ञ भाव से कहा कि एलियट ही नई समीक्षा के सर्वाधिक प्रेरणादायी स्रोतों में से एक है। यानी एलियट को सबने महत्वपूर्ण माना है अपने विचारों में परिवर्तन के लिए, या आधार किसको माना है? एलियट के विचारों को। नई समीक्षा का एक महान प्रेरक स्रोत के रूप में नए आलोचक आई.ए. रिचर्ड्स को गहन श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। रिचर्ड्स अर्थविज्ञान के माध्यम से नई समीक्षा के क्षेत्र में आए। उन्होंने भाषिक विश्लेषण की जिस पद्धति को जन्म दिया, उसे लगभग सभी नए आलोचकों ने आधार भूमि के रूप में अपनाया है। रैनसम ने घोषित तौर पर कहा कि नई समीक्षा बहुत कुछ उन्हीं से आरंभ हुई। वास्तव में अगर देखें तो रिचर्ड्स के काव्य सिद्धांत के दो प्रमुख आधार हैं। कौन कौन से हैं? एक है काव्य की दृष्टि मनोवैज्ञानिक पीठिका, और दूसरा क्या है? काव्य का शब्दार्थ प्रधान रूपात्मक विश्लेषण और उसका मूल्यांकन। यानी एक तो काव्य में जो मनोवैज्ञानिकता है वो, और दूसरा क्या है? जो उसमें शाब्दिक संरचना है और उसका रूपात्मक जो विश्लेषण है, उसके साथ साथ उस विश्लेषण उस किसका शब्दार्थ प्रधान, यानी शब्दों को प्रधानता देते हुए उसका रूपात्मक विश्लेषण और उसका मूल्यांकन। रिचर्ड्स को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही क्लिंट बुक्स ने रिचर्ड्स के काव्य चिंतन को तनाव या अंतर्द्वंद्व का सिद्धांत कहा है। सच बात यह है कि रिचर्ड्स का जो काव्य मूल्य विषयक धारणा है, उसका आधार पाठक या आस्वादक, आस्वादक कौन होता है? जो उससे आनंद लेने वाला है, रचना से जो प्रभावित हो रहा है, उसके चित्त में उत्पन्न तनाव या अंतर्द्वंद की समाहिति ही है। यानी रिचर्ड्स का जो काव्य मूल्य विषयक धारणा है, यानी काव्य का मूल्य क्या है, उसका प्रभाव क्या है, कि जो पाठक है या आस्वादक है, उससे प्रभावित होने वाला जो व्यक्ति है, उसके मन में जो भी उत्पन्न होगा, क्या तनाव या अंतर्द्वंद जो है, वह उसी की समाहिति उसके केंद्र में है। जो काव्य अथवा कृति पाठक के चित्त में विरोधी भावों के सामंजस्य में जितनी सफल होती है, उतना ही अधिक उसका मूल्य होता है। यानी उसके विचारों में बदलाव लाने का जो काम कृति के द्वारा किया जाता है, वही सबसे ज्यादा उसको मूल्यवान बनाता है। मूल्य का अर्थ है पाठक के चित्त में विद्यमान विविध प्रकार के विरोधी चित्त वृत्तियों में संतुलन या समीकरण की क्षमता, यानी दो विरोधी विचारों में एकात्मकता स्थापित करना। कलाकृति यह कार्य कथ्य और रूप दोनों के द्वारा करती है। यानी एक तो उसका मूल कथ्य क्या है, मूल कथा क्या है, और दूसरा उसका रूप कैसा है। काव्य का मूल्य है अंतर्वृत्तियों के संतुलन या सामंजस्य से उत्पन्न परितोष। यही मूलतः काव्य का नैतिक मूल्य है। सफल सार्थक कृति या काव्य अंतर्वृत्तियों में तनाव उत्पन्न करने के बाद अंत में उसमें सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कहने का भाव क्या है कि जब किसी भी कृति को पाठक या उससे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति विशेष है, वो जब उसको ग्रहण करता है, उसको पढ़ता है, तो उस कृति का मूल काम क्या है कि विचारों में अंतर्द्वंद में एकात्मकता स्थापित करना। कृति के रूप विधान, शब्दार्थ, लय, छंद विधान अर्थात पाठ के रूपात्मक विश्लेषण के साथ साथ संप्रेषण व्यापार, यानी अपने जो कृतिकार के विचार उस कृति में है, उनको संप्रेषित करना, यानी दूसरों तक पहुंचाना, उसकी क्षमता से युक्त रागात्मक भाषा, इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज प्रयोग की सामर्थ्य के द्वारा रिचर्ड्स ने अर्थ विज्ञान के नए आयामों का उद्घाटन किया। एक प्रकार से काव्य की निर्मिति में लक्षणा व्यंजना, वक्रता यानी वाणी की वक्रता, विरोधाभास, विडंबना आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिचर्ड्स ने द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में पुस्तक में नई समीक्षा के लिए आधार भूमि तैयार करती थी। इस पुस्तक से सूत्र संकेत ग्रहण करते हुए नई समीक्षकों ने अर्थ के स्वरूप विवेचन की अनेक विधियों का नए ढंग से विकास किया। भाषा के विविध रूपों की जो गहन विश्लेषण पद्धति उनकी पुस्तक द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में दृष्टिगत होती है, वह द मीनिंग ऑफ मीनिंग से ही आरंभ मानी जाती है।
यहीं से अलग अलग कविताओं के गंभीर पाठ विश्लेषण की परंपरा का सूत्रपात भी हुआ है, जिसे नई समीक्षा ने पूरे मनोयोग से ग्रहण किया। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रिचर्ड्स ने भाषिक विश्लेषण की पद्धति में भाषा के वैज्ञानिक प्रयोग तथा काव्यात्मक प्रयोग के अंतर को स्पष्ट किया है। ये बात अलग है कि उनके इस मत के बारे में बाद में विद्वानों में मतभेद हुआ। सार संक्षेप अगर देखें तो रिचर्ड्स ने अपनी आलोचनात्मक कृतियों से नए आलोचकों को साहित्यिक कृतियों के सूक्ष्म गहन विवेचन और विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने की प्रेरणा दी है। तो ये आप ध्यान में रखना है। यहाँ तक आज हम इतना ही करेंगे। आज आपको ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से नई समीक्षा शुरुआती दौर क्या रहा, किस प्रकार जो आलोचना करने वाले जो विद्वान है वो इस विचारधारा से प्रभावित हुए, उन्होंने रचनाकार की बजाय किस पर ध्यान दिया, रचना पर ध्यान देना शुरू किया। इसमें जो महत्वपूर्ण नाम आए हैं, आई.ए. रिचर्ड्स है, एलियट है, इसके साथ साथ अगर अलग अलग नामों के बारे में जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा है, उन सब नामों को आपको ध्यान से रखना है, याद रखना है, ताकि आप ये कि अच्छा प्रश्न तैयार कर पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहें।